नमस्कार विद्यार्थियों। किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे हम? मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मूल अधिकारों में भी समानता का मूल अधिकार कंप्लीट हो चुका था और स्वतंत्रता का मूल अधिकार चल रहा था। तो जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार पढ़ते हैं हम, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इसमें जो आर्टिकल आते हैं 19, 20, 21 और 22। तो आर्टिकल 19 हमने कंप्लीट कर लिया, चाहे इसके सब क्लोज की बात हो, वो सब देख लिया हमने। और अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 20। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल ले, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 लिखिएगा। इस अनुच्छेद में किसका उल्लेख मिलता है? दोष सिद्धि। किसका? दोष सिद्धि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद में दोष सिद्धि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। लिख लिया? अब देखो, इसके अंतर्गत हम तीन इसके सब आर्टिकल पढ़ेंगे। जैसे 20 क्लोज 1 पढ़ेंगे, 20 क्लोज 2 पढ़ेंगे और 20 क्लोज 3 पढ़ेंगे। इसमें तीनों में देखो क्या है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, फिर एक एक मैं डिटेल से आपको लिखा दूंगा। ये दोष सिद्धि के विरुद्ध की बात करता है, दोष सिद्धि के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 20। आर्टिकल 20 में लिखा है कि कार्योत्तर विधि का संरक्षण, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि के संरक्षण से क्या तात्पर्य है वो मैं बताता हूं एक सरल शब्दावलियों में। कि एक जो व्यक्ति होता है, उसने जिस समय जो अपराध किया है, उस समय जो कानून बना हुआ है, उसी कानून के तहत उसे दंड देना है। जैसे आज कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या हत्या करता है, क्या करता है? हत्या करता है, तो उसके लिए माना कि 10 साल का प्रावधान है। एक मानना ही अपने को है ना, ऐसा नहीं प्रॉपर कानून 10 साल नहीं है, अलग अलग मैटर में अलग अलग होता है। तो हत्या में माना कि 10 साल की सजा का प्रावधान है। आज की तारीख में 2025 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2025 की बात है। 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब आपको पता है कोर्ट में मुकदमा चलता है, कई वर्ष लग जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 साल भी लग सकते हैं। माना कि इस केस हत्या का जो मुकदमा उसका कोर्ट में चलता रहा, वो 5 साल चला। कितने? 5 साल तक। तो उसका जो फैसला आएगा वो कब आएगा? 2030 में आया। कब आएगा? 2030 में फैसला आया है। अपराध इस दिन हुआ है, ये तो अपराध की तारीख है और ये फैसले की तारीख है ना। लेकिन इसी दौरान बीच में एक नया कानून बन जाता है, बीच में एक नया कानून बन जाता है 2027 में। कब? 2027 में। तो जो कोई व्यक्ति हत्या करेगा, जो कोई व्यक्ति मर्डर करेगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी या मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अब जो इस व्यक्ति ने जो पहले हत्या की थी, तो इस व्यक्ति को जो सजा दी जा रही है, 2030 में आ रहा है इसका फैसला, बल्कि इससे पहले एक कानून बन चुका है 2027 में। तो अब बताओ, इस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो 10 साल की सजा मिलेगी या मृत्युदंड मिलेगा? 10 साल की सजा मिलेगी। इस बात का प्रावधान कर रखा किसमें? अनुच्छेद 20 क्लोज 1 में। इसे कहते हैं कार्योत्तर विधि से, या कार्योत्तर विधि का संरक्षण का जो सिद्धांत है वो यही है। दूसरी बात, एक जो व्यक्ति है उसने अगर एक अपराध किया है तो उसे एक ही दंड मिलना चाहिए, दोहरा दंड नहीं मिलना चाहिए। तो दोहरे दंड से उसको जो संरक्षण दिया गया है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 20 क्लोज 2 में दिया गया है। और अनुच्छेद 20 क्लोज 3 ये कहते हैं, कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद ठोकती है और गवाही दे खुद के विरुद्ध ही, तो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात का प्रावधान कहां मिलता है? 20 क्लोज 3 में। क्यों के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इस बात को लेकर। तो शॉर्ट मैंने बता दिया आपको, डिटेल लिख लो, एक एक की सारे पॉइंट्स लिख लो। लिखो 20 क्लोज 1, आर्टिकल 20 क्लोज 1।
लिखिएगा, इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में इस अनुच्छेद में कार्योत्तर विधि से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। इसका लिखो, जिस समय जो कृत्य किया गया है, जिस समय जो कृत्य किया गया है, उसके लिए उस समय तक जो सजा निर्धारित है, वही सजा दी जा सकती है। वही सजा दी जा सकती है, अन्य सजा नहीं। अन्य या भिन्न सजा नहीं दी जा सकती। नोट, यदि बाद में कोई कानून बनता है तो उसके तहत दंड नहीं दिया जाएगा ना। यदि बाद में कोई कानून बनता है तो उसके तहत दंड नहीं दिया जाएगा, उसके तहत दंड नहीं दिया जाएगा। लिखिएगा, आपराधिक कानून, आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू ना होकर भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होते हैं। भूतलक्षी प्रभाव से लागू ना होकर भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होते हैं। समझिए इस बात को, क्या समझे? मतलब आज जैसे कोई कानून बनाना आज की तारीख में, तो इससे पहले के कानूनों से पहले के जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रखे हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जो आगामी समय में जो मुकदमा दर्ज होने वाले हैं उनके ऊपर वो लागू होता है। ठीक है, अगला लिखो, अगला 20(2). 20(2) लिखिएगा, इस अनुच्छेद में दोहरे दंड को वर्जित किया गया है। दोहरे दंड को वर्जित किया गया है। दोहरे दंड को वर्जित किया गया है। देखो, दोहरा दंड वर्जित होगा, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 20(1), 20(2), 20(3), 20(4), 20(2) में क्या होता है? दोहरा दंड, एक कृत्य के लिए, एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दूसरा दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे मेरी बात सुन, कोई व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारी, तो थप्पड़ मारना भी अपराध। चाकू घोंपा,
वो भी अपराध। महिला है, रेप कर दिया तो वो भी अपराध। मार दिया, हत्या कर दिया तो भी अपराध। ये चारों काम एक साथ ही हुए हैं। पहले थप्पड़ मारी, चाकू घोंपा, बलात्कार किया और हत्या कर दी। तो देखो, माना कि थप्पड़ मारने की सजा 3 साल, कितनी? 3 साल। चाकू घोंपने की 10 साल, कितनी होगी? 13। और अलग अलग भी है वैसे, ठीक है। और रेप की सजा 14 मान लो आप, कितनी मान लो? 14 साल। और हत्या की भी 14 मान लो आप, कितनी मान लो? 14। तो कितनी सजा होगी? 41 साल। तो अब कोर्ट इनमें से जो सजा ज्यादा है ना, कोर्ट वो सजा दे सकती है। ऐसा नहीं कि सभी दंडों के लिए अलग अलग सजा दी जाए, ऐसा नहीं होता। एक अपराध के लिए, क्योंकि सारे जो घटनाएं घटित है वो एक साथ ही तो हुई है, तो एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। पहली बात तो एक तो इसका ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, यही कांड मैंने कर दिया तो मेरे से तात्पर्य, क्योंकि मैं सरकारी नौकर भी हूं, अब मैंने एक आम नागरिक की तरह अपराध तो कर दिया, साथ ही में अब मेरा डिपार्टमेंट भी मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, मेरा डिपार्टमेंट मुझे सस्पेंड करेगा, मेरा डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई चालू करेगा, और मुझे उधर कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई, माना कि 10 साल की सजा सुनाई मुझे, और उधर मेरा डिपार्टमेंट मुझे डिसमिस कर देगा, तो मुझे 2 सजा दे दी ना? कौन सी? एक तो मेरे डिपार्टमेंट ने दे दी और एक कोर्ट ने दे दी, 2 सजा होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, तो उसके जो डिपार्टमेंट ने उसको सजा दी है उसको दोहरे दंड में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको सजा एक ही मानी जाएगी, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट का मामला अलग, उसने जांच की है अलग से। तो लिखो, अनुच्छेद 20 क्लोज 2 में क्या लिखा है? दोहरे दंड को वर्जित किया गया है। लिखिए, एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक ही एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं। नोट, इसके अंतर्गत प्रशासनिक दंड शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक दंड शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत, दोहरे दंड के अंतर्गत प्रशासनिक दंड शामिल नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब आप इस बात को लेकर आगे कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हो गया, मुझे 2-2 दंड दिए गए। मुझे 2-2 दंड नहीं दिए, आपने जो अपराध किया कोर्ट ने आपको सजा दे दी, और अगर प्रशासन आपको सजा देता है तो उसको दंड नहीं माना गया एक प्रकार से, वो तो आपको उसकी प्रशासनिक एक कार्रवाई है अलग से। लिखो, किसी सरकारी कर्मचारी, जैसे जैसे लिखो, जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को किसी आपराधिक कृत्य के लिए, मतलब कोई अपराध कर दिया, आपराधिक कृत्य का मतलब क्या है? कोई अपराध कर दिया उसने, किसी आपराधिक कृत्य के लिए कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई हो, सजा को दंड भी लिख सकते हैं आप, है ना? सजा ब्रैकेट में दंड दे दिया गया हो, और उस सरकारी कर्मचारी के विभाग के द्वारा, जैसे मैं पुलिस विभाग में हूं तो मेरा डिपार्टमेंट मुझे सजा देगा ना अलग से, उस कर्मचारी को उसके विभाग के द्वारा विभागीय कार्रवाई करके, विभागीय कार्यवाही करके, विभागीय कार्रवाई करके दंड दिया गया हो, दंड दिया गया हो, जैसे उसे बर्खास्त कर दिया हो। क्या कर दिया हो? बर्खास्त। क्या होता है बर्खास्त? सस्पेंड अलग है। हाँ, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित, और बर्खास्त का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम सर्विस। बर्खास्त का मतलब डिसमिस होता है ना, बर्खास्त कर दिया गया वो, लिख लिया। तो उसे प्रशासनिक दंड माना जाएगा, न्यायिक दंड नहीं, है ना?
इसे प्रशासनिक दंड माना जाएगा, न्यायिक दंड नहीं। देखो 20 क्लोज 1 में क्या है, जब जिस समय जो अपराध किया, जिस समय अपराध घटित हुआ है उस समय जो कानून बने हुए हैं उन्हीं के तहत सजा दी जाएगी। बाद में चाहे कानूनों के बनाकर चाहे सजा बढ़ा दी हो घटाती हो, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। दूसरी बात, 20 क्लोज 2 में क्या है कि दोहरे दंड का वर्जित किया गया है। दोहरे दंड वर्जित का मतलब है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, लेकिन इसमें प्रशासनिक दंडों को शामिल नहीं किया गया है। प्रशासनिक दंड अलग होते हैं, न्यायिक दंड अलग होते हैं। ये न्यायिक दंडों की बात कर रहे हैं कि न्यायिक दंड 2 प्रकार के नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो दोहरे दंड का वर्जन किया गया है। दूसरी बात, अगला आर्टिकल कौन सा आएगा, अनुच्छेद 20 क्लोज आत्म अभिसमन से मनाही। पॉलिटिकल साइंस के शब्दावलियां है, क्या है, आत्म अभिसमन से मनाही। बीस क्लोज 1 में क्या था, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, क्या था, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। 2 में क्या है, दोहरे दंड से वर्जित। और 3 में क्या है, आत्म अभिसमन से मनाही। इसको सरल शब्दों में समझाऊं, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ब्रैकेट में स्वयं के प्रति, प्रति का मतलब खिलाफ होता है, प्रति का मतलब सामने भी होता है वैसे, स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी बात सुनना, जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो विभागीय कार्रवाई होती है, उसमें तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया चलती है, जो कोर्ट वगैरह सजा देती है या पुलिस न्यायिक कार्य जो करती है अलग से, जैसे किसी ने अपराध किया उसके लिए पुलिस गिरफ्तार वगैरह करती है ना, या फिर कोर्ट में जाके अगर उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान कर रखा है। तो इसमें न्यायिक कार्रवाई शामिल है, ना कि प्रशासनिक कार्रवाई शामिल। नोट डाल लो। लिखिएगा, ये केवल न्यायिक मामलों में ही होता है, प्रशासनिक मामलों में नहीं। न्यायिक मामलों में ही होता है, प्रशासनिक मामलों में नहीं। लिख लिया। तो अनुच्छेद 20 अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 20 में किस बात का उल्लेख कर रखा है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। केवल ये बात याद रखनी है आपको। और फिर दोष सिद्धि के विरुद्ध में ही आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं छोटे छोटे। तो 20 क्लोज 1 में कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, 20 क्लोज 2 में दोहरे दंड से वर्जित किया गया, यानी कि दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। और 3 में क्या करना है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ गए, केवल 4 लाइन में आपको इसको कंप्लीट करना था। अब बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, जो कि सेकंड नंबर का है। कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का। पहला कौन सा पढ़ा हमने, समानता का अधिकार पढ़ लिया, 14 से लेकर 18 तक उल्लेख था। अब लिखो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिख लिया? लिखिएगा। इसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार आता है। इसके अंतर्गत जीवन, आपसे पूछा जाए जीवन जीने का अधिकार का उल्लेख, जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 21। अगला फैक्ट लिखो। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं। अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं। नोट, आपसे पूछा जाए, देखो एक तो है विधि के समान संरक्षण, एक तो है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान समान संरक्षण। ये दोनों बातों का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 14 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल 14 में। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 21 में। और ये प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? जापान से। और शायद हो सकता है मैंने आपको आर्टिकल 14 जब लिखाया होगा ना, तब भी इस बात को लिखाया होगा। नोट, नोट में लिखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में, कहां से कॉपी मारा हमने? जापान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में जापान से ग्रहण किया गया है। नोट डालो, अगला नोट, नोट ही चल रहा है वैसे तो। देखो, अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। कई बार पूछा जाता है कौन से आर्टिकल न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है या नहीं देता है, तो अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता क्या होती है? कोर्ट के द्वारा हर मामले में इंटरफेयर करना, ये न्यायिक सक्रियता होती है सामान्य शब्दावलियों में। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा किसको कहा गया है? अनुच्छेद 21 को कहा गया है। लिखो, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार 21 में किया गया है, इसको हम जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं।
और जीवन जीने के अधिकार में कौन कौन से प्रावधान आते हैं उनको लिख लो। लिखो, जीवन जीने के अधिकार में निम्नलिखित आते हैं। निम्नलिखित आते हैं। जीवन जीने के अधिकार में निम्नलिखित आते हैं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और ये बात हम नहीं कह रहे, हमारा संविधान कह रहा है। ये अधिकार कौन दे रहा है हमें? भारतीय संविधान दे रहा है, मूल अधिकार दे रहा है। और जब भी मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम कहां पर शरण ले सकते हैं? कोर्ट की शरण ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं उनको लागू करवाने के लिए। तो जीवन जीने के लिए हमें कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं उनको आप लिख लें। पहला पॉइंट, ऐसा क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट नहीं, मैं वैसे लिखवा रहा हूं, मतलब पहला दूसरा तीसरा, जिससे आपको पता रहे। विदेश जाने का अधिकार। आपसे पूछा जाए जो विदेश जाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार, जैसे आप भारतीय हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा नहीं रोका जा सकता कि आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हो। दूसरे देश में आप घूमने के लिए जा सकते हो, ध्यान रखना। पहली बात तो आप दूसरे देश में कब जाओगे? जब दूसरा देश आपको वीजा देगा तभी तो जाओगे। लेकिन पासपोर्ट जारी कौन करेगा? वो तो भारत सरकार करेगी। भारत सरकार आपका पासपोर्ट बनाएगी। राष्ट्रीय आइडेंटिफिकेशन आपकी किससे होगी? पासपोर्ट से होगी, ध्यान रखना। जब दूसरे देश में जाते हो ना आप, तो आपको आधार कार्ड नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ओटीपी बताओ। आधार कार्ड केवल भारत में चलता है, दूसरे देशों में आधार कार्ड को नहीं मानते। दूसरे देश में अगर आप जाओगे यहाँ से तो आप कुछ मत लेके जाओ, केवल पासपोर्ट लेके चले जाओ। वही आपकी भारत के नागरिक होने की पहचान है। पासपोर्ट का मतलब क्या है? आप भारत के नागरिक हो। और दूसरे देश में आप जैसे अमेरिका गए हो यहाँ से, तो फिर आपको अमेरिका वीजा देगा। क्या देगा? वीजा देगा, तो ही आप अमेरिका जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। बिना वीजा नहीं जा सकते हो। और जब गलती से आप बिना वीजे चला भी गए, आप यहाँ से चले गए बाई चांस अमेरिका में, अमेरिका की पुलिस जैसे आपको पकड़ेगी तो सबसे पहले तो कहेगी आप कौन? तो मैं भारतीय। क्या कहोगे आप? प्रूफ, ये लो। कैसे आए? भाग गया। कैसे आए? वीजा बता। वीजा तो नहीं है, जेल में डाल देगा। बिना वीजे गए ना आप। इसका मतलब आप भारत के नागरिक हो, अच्छी बात है। आपने प्रूव कर दिया कि मैं बांग्लादेश का नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का नहीं हूं, मैं भारत का हूं। लेकिन आपके पास अनुमति थोड़ी दी थी आपको, अमेरिका की गवर्नमेंट ने थोड़ी बुलाया था आपको। आप तो अवैध तरीके से आए हो, इसका मतलब। तो अवैध तरीके से आए हो तो वहां के जो भी कानून बने हुए हैं उनके तहत कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आप कह दो अभी मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा घूमने की, तो आपको जाने से रोका जा सकता है। क्यों? पहली बात तो पाकिस्तानी आपको वीजा नहीं देगा, और क्योंकि हमारी जो दुश्मन देश होते हैं तो फिर कुछ बातों को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने कह रखा ना, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन फिर कभी देश की एकता और अखंडता या किसी सुरक्षा का कोई मुद्दा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको जो स्वतंत्रता दे रखी है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाँ, उड़ा दे तो हाईजैक भी कर सकते हैं वो। विदेश जाने का अधिकार, ये पहले स्टार्टिंग में शामिल नहीं था। इसमें एक केस हुआ था, मेनका गांधी वाद 1978, उसके बाद में प्रावधान किया गया था। तो ब्रैकेट में लिख लो, मेनका गांधी वाद 1978 के बाद। नाइनटीन 78 के बाद ये अधिकार मिला था, पहले नहीं था इसको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में विदेश जाने के अधिकार को पहले शामिल नहीं कर रखा था, बाद में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा अपने आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए, हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो हमें स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। लिखो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये भी आ जाता है, कौन सा? स्वच्छ पर्यावरण का की स्वतंत्रता का अधिकार है ना। मैं तो अधिकार अधिकारी लिख रहा हूं।
का अधिकार। और ये हमें पावर मिला था, या ये मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब वैध ठहराया था, तो MC मेहता वाद चला था 1988। MC मेहता वाद 1988, 1988 का। लिख लिया। इसके अलावा विद्यार्थियों, निजता का अधिकार भी आपका जीवन जीने के अधिकार में आता है। कौन सा? निजता, निजता का अधिकार। कौन सा अधिकार? अब निजता मत बोल देना। हाँ, निज मतलब स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। निजता का अधिकार। अब स्वयं की कुछ बातें हैं, कोई प्राइवेसी भी होती है ना, खुद की प्राइवेसी का अधिकार। इंग्लिश में लिख सकते हो आप निजता का अधिकार के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? प्राइवेसी। और ये अधिकार आपको मिला था F फुत्तुस्वामी वाद 2017 में। फुत्तु स्वामी केस चला था सुप्रीम कोर्ट में ना, 2017। इसके तहत निजता का अधिकार मिला था, प्राइवेसी का अधिकार। जब भी तो कोई आपका फोन टैप वगैरह नहीं करवा सकता। अगर कोई फोन टैप करवाता है तो इसका एक एक मतलब आपकी निजता का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाता है। लेकिन फिर भी फोन टैप होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की सुरक्षा को लेकर। जरूरी ना, लेकिन पता नहीं लगना चाहिए अगले को। आज आपका फोन भी ट्रेस हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, कोई पता ही नहीं लगता। जैसे कई बार हमारे पुलिस में हम कार्रवाई करते हैं कोई अपराधी की, हमें पता है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो फोन है उसको ट्रेस कर लेते हैं। अ- और जरूरी नहीं कि आज ही करे, 6 6 महीने साल साल भर उसका फोन ट्रेस चलाते हैं हम। तो कभी न कभी तो किसी न किसी से बात करेगा। जब भी उसके पास फोन आता है तो मेरे पास भी रिंग आ जाएगी, मैं उठा लूंगा। मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा नहीं, वो जो भी बोलेगा वो सारी बातें मैं सुन लूंगा इसमें। वो रिकॉर्ड भी होती है मेरे पास वो। तो जिसको मुझे प्रॉपर लगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा होता है। लेकिन ये पावर हर किसी पुलिस वाले के पास नहीं है, कुछ लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं को पावर देकर रखते हैं। कुछ विशेष कोई ऐसी सूचना होने वाली, जब मुझे पता है कि ये व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, या कोई कोई अवैध जो भी शराब बेचता है या हथियार बेचता है, तो मुझे इसका पता लग जाएगा। तो फिर इस व्यक्ति का जो भी मोबाइल नंबर है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरसेप्टर पर डाल देता हूँ, मतलब उस पर हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। फिर कभी न कभी तो बात करेगा, डील करेगा ही। कभी और आजकल नया सिस्टम चलाया लोगों ने, व्हाट्सएप पर करते हैं। और एक नया फोन लेके आता है आईफोन। आपने देखा होगा जो भी 2 नंबर का काम करता है ना, उसके पास आईफोन मिलेगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि लोगों का कहना यह है कि आईफोन की खुद की सुरक्षा होती है, वो प्राइवेसी खुद की होती है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता और आसानी से उसको ट्रेस नहीं कर पाते। और फिर जो कई लोग होते हैं व्हाट्सएप से बात करते हैं उस पर भी, लेकिन ये डाटा कहीं ना कहीं तो जा रहा है। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, कहीं ना कहीं तो स्टोर है ये। तो ऐसी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का वास्तव में पीछा करना है ना, तो सब चीज़ निकल के आती है बात। ये कहने की बात है कि व्हाट्सएप का पता नहीं लगता, उसका पता नहीं लगता। हाँ, हो सकता है आज मुझे पावर नहीं दे रखा, लेकिन जब कभी देश की सुरक्षा की बात आ जाए, कोई ऐसी बड़ा मैटर हो जाए, तो क्यों ना अपने को व्हाट्सएप डिटेल देगा, चाहे उसकी कंपनी कितनी भी बड़ी है, देना पड़ेगा उसको। तो सबको देना पड़ेगा, मैं बताऊं ना, सबको देना पड़ेगा। ये तो ठीक है, एक सामान्यतः हम ये कह देते हैं, क्योंकि छोटे मामलों में इतनी ज़्यादा तह तक नहीं जाया जाता, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियां है तो नहीं देती कई बार। लेकिन जब बहुत बड़ा मैटर हो जाता है तो फिर ऐसे ऐसे में तो देना पड़ेगा ना उसको। जैसे माना कि कोई कंपनी अमेरिका की है, आज भारत उससे वो मांग रहा, नहीं दे रही, कोई बात नहीं। लेकिन जब अमेरिका उसके ऊपर दबाव डालेगी तो क्यों नहीं देगी? नहीं तो 2 मिनट लगती है उसको बंद करने में। सरकार से बढ़कर कोई भी नहीं है, सब कुछ सरकार है। लिखो, क्या लिखा आप लोगों ने? लिखो, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु
का अधिकार, ये विद्यार्थियों कॉमन काज वाद 2018 में इसको शामिल किया गया था। कौन से केस के बाद में? कॉमन कॉज वाद 2018 के बाद इसको शामिल किया गया था। इच्छा मृत्यु, देखिए आज जैसे माना कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मरना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? सुसाइड करूँगा, आत्महत्या करूँगा। आत्महत्या करना, जब आत्महत्या होगी ना पूरी, तब तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन आत्महत्या करते हुए बाई चांस बच गया तो मेरा अपराध है। पहले भारतीय दंड संहिता के तहत इसमें पनिश किया जाता था, आजकल बीएनएस के तहत इसमें पनिश किया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता में उस समय एकमात्र धारा थी 309, आईपीसी की धारा कौन सी? 309। वो ऐसी धारा थी कि जिसमें अगर आपने अपराध पूरा कर दिया, अपराध से मतलब कोई कृत्य आपने पूरा कर दिया तो आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन उस कृत्य को अधूरा छोड़ दिया तो आपको दंड मिलेगा। कैसे? आपने सुसाइड करने का प्रयास किया तो आपको दंड मिलेगा, तो सुसाइड कर लिया, आप मर गए तो आपको दंड कौन देगा? बताओ, देगा क्या कोई? लेकिन बच गए ना तो दंड मिलता था उसमें, और आज भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज कौन सा कानून देता है? बीएनएस देता है, भारतीय न्याय संहिता देता है, 2023 वाला। तो ये जो इच्छा मृत्यु है, तो क्या सर इसको तो संविधान में सही माना है? इच्छा मृत्यु को क्या माना है? सही माना है। आपने देखा होगा जैनी लोग वगैरह कई लोग ये करते हैं, लेखना एक उनकी विधि होती है, वो एक प्रकार से संन्यास लेते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो उसको भी कई बार अपराध की श्रेणी में माना गया था। लेकिन बाद में फिर जैन समुदाय वगैरह इसके द्वारा विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ठीक है, उनके धर्म के हिसाब से है तो वो ठीक है। कई बार जैसे कोर्ट का नतीजा फैसला आता है, कई बार तो उसको वैध मान लेते हैं, कई बार अवैध मान लेते हैं, क्योंकि कोर्ट अपने फैसले बदलती रहती है, एक बार स्थिर नहीं है। और न्यायिक पुनर्लोकन का उनको अधिकार भी है कि एक बार गलती से गलत फैसला दे दिया, सही फैसला दो, हो सकता है समय के अनुसार उस समय सही हो, अब चेंज कर दो उसको। ये चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में कह दिया संशोधन किया जा सकता है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले मना किया था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाला जो केस चला था 1973, उसमें ये कहा था, 13 जजों का एक न्यायिक पीठ बैठी थी, संवैधानिक पीठ थी, उसने फैसला दिया था, उसने कहा था कि भाई संशोधन किया जा सकता है। लिख लिया आपने? तो इच्छा मृत्यु का अधिकार है। इच्छा मृत्यु का अधिकार देखो कब दिया गया है, माना कि आप बहुत ही ऐसी बीमारी से ग्रसित हो, लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं पहली बात तो, और काफी समय से आप कोमा में हो, तो आप चाहो तो आप मतलब इच्छा मृत्यु ले सकते हो, मर सकते हो आप। डॉक्टर क्या करेगा? एक इंजेक्शन लगा देगा आपके और आप मर जाओगे। तो डॉक्टर का अपराध नहीं है, ऐसे तो किसी व्यक्ति को मारना अपराध है कि नहीं? लेकिन जब ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित है आप, और आपको पीड़ा हो रही है, जीने में पीड़ा हो रही है, तो ऐसा जीने का मतलब क्या है? भाई आप जब जी रहे हैं, जीने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो फिर ऐसा जीवन जीने का मतलब ही क्या है? उसके बजाय तो मरना सही है ना? देखो, लिख लिया आपने? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार लिख लिया? गहरी नींद लेने का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार के भीतर। गहरी नींद लेने का अधिकार, कोई कहता है ना बहुत गहरी निद्रा में सो रहा है, तो सो सकता है, का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। गहरी नींद लेने का अधिकार, गहरी निद्रा ले सकते हो आप। हाँ, घर वालों के सामने बोल दिया दूध देंगे ना। हाँ, ऐसा होता है। नहीं, कई बार हो जाता है, जैसे देखो व्यवहार में अलग मैटर होता है, बाकी प्रावधान तो बहुत सारे कर रखे हैं, कानून बहुत सारे बना रखे हैं। कानून तो ऐसे भी बना रखे हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर सकता है। लेकिन क्या पेरेंट्स बच्चों को नहीं पीटते? क्या बच्चों को अगर ना पीटे तो बच्चे सुधरे ही नहीं? फोड़े बच्चों, माता पिता को फोड़े, बल्कि उल्टा हो जाए सिस्टम। तो आजकल फोड़ते ही बच्चों को, फोड़ते फोड़ते नहीं क्या? बाकी हकीकत तो कानून ये बना हुआ है कि अपने माता पिता अपने को नहीं डांट सकते।
तो ऐसे ही एक बार मेरी पोस्टिंग थी एक चौकी पे, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो एक लड़की आई रोती रोती, तो पिता ने उसको डांट दिया होगा। शाम को 7-8 बजे, वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी वो, और 7-8 बजे के आसपास क्या वो साइकिल चलाती थी अंधेरे के समय, तो उसके पिताजी ने मना कर दिया कि भाई रात के समय मत चलाया कर, दिन में चला लिया कर। 10वीं क्लास में पढ़ती, स्कूल में भी उनको पढ़ाया था कि आपके पेरेंट्स वगैरह आपको पीट नहीं सकते, और वो तो आगे भाई साहब, अब मेरे साथ तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी कार्रवाई मतलब कार्रवाई करो आप। मैंने कहा क्या हुआ बेटा बता सही। तो उसने कहा मैं शाम के समय साइकिल चलाती हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, मेरे पिताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। तो मैं कि कैसे कैसे मुकदमा दर्ज कराने आ रही। फिर लास्ट में जाके उसकी माताजी को फ़ोन किया, तो फिर उसकी माताजी आई, माताजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं सर, ये इसको तो क्या शाम को घूमती है, अरे थोड़ा डांट दिया, और इनको स्कूल में समझाया होगा किसी ने, भाई इस प्रकार का अगर कोई माता पिता डांटते हैं तो आप थाने पे जा सकते हैं। तो थाने पे आ गई। फिर मैंने उनको बुला के समझा के बुलाया कि भाई देखो नियम तो है, कानून तो बना हुआ है ऐसा, पर ऐसा नहीं करना है। चलो गहरी नींद ले ली। इसके अलावा पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी है। लिखो, पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी है। पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, लेकिन अगले को भी तो पसंद आना चाहिए ना। वन साइडेड लव हो गया तो मामला खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर अगर आपने ऑफर भी मार दिया ना, तो जेल में जाओगे, अपराध है। हाँ, 354 है, ऑफर मारना ही 354 है, छेड़छाड़ जिसको कहते हैं। लिख लीजिएगा। महिलाओं को गर्भ धारण करने का अधिकार है। महिलाओं को गर्भ धारण करने का अधिकार है। जैसे माना कि कोई महिला गर्भवती हो जाती है और उसके पति या उसके ससुराल वालों के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यदि उसका गर्भपात करवाया जाता है, तो वो तो वैसे कानून के तहत, तो जैसे आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, तो उसमें तो उसको सजा माना ही है। साथ ही में ये जो हमारा संविधान है, इसमें भी उसको मौलिक अधिकारों के खिलाफ माना है। ये मतलब आपका मूल अधिकार है कि आप मतलब गर्भ धारण कर सकते हैं। देखिएगा, इसके अलावा सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक फांसी, सार्वजनिक रूप से क्या नहीं दी जा सकती? फांसी, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। लिख लिया। इसके अलावा आप निःशुल्क न्याय पा सकते हैं, निःशुल्क न्याय पाने का अधिकार। निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का अधिकार। ये नहीं कोर्ट में जाओ, कोर्ट वाले आपसे फीस मांगने लग जाए अलग से। आपराधिक मामलों में नहीं मांगते, लेकिन सिविल वाले मामलों में मांगते हैं। जैसे आपका जमीन का मैटर चल रहा है, तो आपको पहले उसकी वैल्यूएशन का कुछ परसेंटेज में जमा कराना पड़ता है, केस चलता है आपका। हाँ, अगर आप लास्ट में जीत जाते हो तो आपको वो पैसा रिटर्न मिल जाता है। देख लिया। सार्व सार्वजनिक स्थान पर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। मतलब सार्वजनिक स्थान पे आपके कोई क्या नहीं लगा सकता? हथकड़ी नहीं लगा सकता। लेकिन आपने देखा होगा कई पुलिस वाले हथकड़ी लगा के ले जाते हैं, तो फिर वो क्या है? वो उसके मूल अधिकारों का हनन है? नो, वो परिस्थितियाँ ऐसी होती है, उसको लगाना जरूरी है, नहीं तो वो भाग जाएगा। वो फिर उसको मतलब उनको डालना पड़ता है, उनका नोट डालना पड़ता है पूरा, या कोर्ट परमिशन देता है उसकी, कोर्ट ने परमिशन दे रखी। हाँ, शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार। एक नोट डालो विद्यार्थियों। अब जीवन जीने के अधिकार को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस चले। उसमें से एक केस है मेनका गांधी वाला। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट करने की कोशिश की कि जीवन जीने के अधिकार में कौन कौन से बिंदु को शामिल किया जाएगा। लिखिएगा, नोट डालिएगा। मेनका गांधी वर्सेस, कौन सा केस? मेनका
गांधी बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ वाद, वाद लिख सकते हो, मामला लिख सकते हो, केस लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो लिख सकते हो। मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ मामला 1978, कब का ये? 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या की। विस्तृत व्याख्या की और इस केस में कहा कि, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने के अधिकार में वे सभी अधिकार आते हैं, जीवन जीने के अधिकार में वे सभी अधिकार आते हैं वे सभी अधिकार आते हैं जो व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी मानव अपना गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहता है, उसके लिए जिनकी आवश्यकता होती है वह सब मानव के जीवन जीने के मूल अधिकार है। ध्यान रखना, लिखिएगा। इस केस के द्वारा, कौन से केस के द्वारा? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के, इस केस के द्वारा गोपालन मामले के, गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया गया था। पलट दिया गया था। आपको पता है विद्यार्थियों, एक गोपालन मामला और आया था, तुम लिखा दूं क्या? देखो, एक नोट और डाल लो, एक केस और लिख लो जिसका नाम क्या है? एक के गोपालन। क्या नाम है? एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, मद्रास राज्य वाला जो केस था, जो वाद था 1950 का। कब का था ये? 1950 का। वैसे तो पहले इसको लेकर आना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं, चल। एक के गोपालन वर्सेज मद्रास राज्यवाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुच्छेद 21, इसकी संकीर्ण व्याख्या की है। ऐसी व्याख्या की है, संकीर्ण व्याख्या की है। बल्कि मेनका गांधी वाला जो केस था, मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ 1978, इसके बाद में आएगा वो, तो उसमें उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। किसकी? अनुच्छेद 21 की। तो लिखिएगा, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म, ऐसी सूक्ष्म ब्रैकेट में संकीर्ण, सूक्ष्म ब्रैकेट में संकीर्ण व्याख्या की है। व्याख्या की है, व्याख्या
की है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से है। किससे है? व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से है। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान देना, आर्टिकल 21 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस चला है। किसको लेकर? और आपको पता है जब भी अनुच्छेद की किसी संविधान के किसी भी प्रावधान को लेकर मामला चलता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था जिसका नाम था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 का केस चला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, एक अनुच्छेद 21 के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं की, एक बहुत छोटे रूप में व्याख्या की और करते हुए अपने निर्णय में क्या कहा, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब आप केवल इतना समझे, शारीरिक और निजी स्वतंत्रता। क्या है? शारीरिक और निजी स्वतंत्रता। वहीं इस फैसले को पलटेगा कौन? इस फैसले को पलटने का काम करेगा अगला केस जो कि 1978 का है और जिसका नाम क्या है? मेनका गांधी वाला केस। कौन सा केस? मेनका गांधी। और इस केस से जस्ट पहले आपको मैंने मेनका गांधी हेडिंग डलवा के लिखा है ये, ठीक है ना? तो मेनका गांधी केस में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। कौन से आर्टिकल की? आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या की गई। और जब व्याख्या की तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। लिखिएगा, अगला फैक्ट है, मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस में, समझ गए ना आप? तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि घोषणा की मतलब सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं। पहला बिंदु लिखो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। कौन सा? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अब देखो, मैंने तो ये बात तो पहले लिखा दी आपको, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में आता कि नहीं आता? आता है। ओके। प्रतिष्ठा के साथ, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? शॉर्ट में लिख लेना, निजता का अधिकार। कौन सा? बल्कि पहले लिखा चुका हूं, शॉर्ट में लिख लो केवल निजता। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की, कौन सी नहीं की। तो निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। कौन सा अधिकार आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में? स्वास्थ्य का अधिकार। लिख लिया? इसके अलावा आश्रय प्राप्त करने का अधिकार, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार, अकेले कारावास में बंद न होने का अधिकार। अकेला आपको कारावास में कोई बंद नहीं कर सकता जेल में। ये नहीं पूरे जेल में अकेले कैदी आप ही, ऐसा नहीं हो सकता, दोस्त को भेजना। वो कॉमेडी सुना होगा ना आपने, कई बार पुलिस वाले क्या, एक दो जने जाते रहते हैं मोटरसाइकिल, उसको रोक लेता है, एक को रोकता है और फिर वो उसका एक चाटा मार देता है वो ठीक है, चाटा मार देता है, वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं, ये 500 रुपये तो ले और 1000 रुपये और ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेरे पीछे बैठा है इसके भी चाटा मार, नहीं तो पूरे गाँव में जाके कहेगा पुलिस वाले ने इसके चाटा मारा है तो दोनों चाटा खा लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो हरामी दोस्त होते हैं ऐसे लिखो, त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई, जैसे पुलिस में जाते हो, पुलिस तुरंत आपकी एफआईआर दर्ज करेगी और तुरंत
अपराधी को पकड़ लेगी, क्या ऐसा होता है? होता है। नहीं मिली, ढूंढ रहे हैं यार, उसमें ढूंढ नहीं रहे क्या? देख लिया। त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये आता है कि आपको त्वरित सुनवाई का अधिकार भी है। देख लिया। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी नहीं दी जा सकती। ये सारी बातें कौन से फैसले की लिखा रहा हूं मैं? मेनका गांधी जो केस हुआ था ना, उसकी लिखा रहा हूं। उसने मतलब आर्टिकल 21 की व्याख्या की है स्पष्ट रूप से और ज्यादा। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी को भी शामिल किया है इसमें। जब पुलिस कस्टडी में ले लेती है या जेल में रहता है व्यक्ति, अगर उसके साथ कोई हरेसमेंट होता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। लिखिएगा। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, पुलिस पट्टे मारती है ना कई बार। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, जैसे माना कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और नजदीकी कोई हॉस्पिटल है, कौन सा, प्राइवेट, तो उसको इलाज करना पड़ेगा। उसका जो फर्स्ट एड वगैरह वो तो उसको देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो जाते फीस ले लेने, पहले फीस लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ। सरकारी हॉस्पिटलों में समय पर इलाज का अधिकार, सरकारी हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख लो, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। अच्छी सड़कों का अधिकार, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अच्छी सड़क होनी चाहिए। हाँ। शुद्ध पेयजल का अधिकार, एकांतता का अधिकार, एकांत जानते हो ना, एकांतता का अधिकार। अगर कोई महिला किसी कार्यस्थल पे काम करने के लिए जाती है, अगर उसके साथ कोई हरेसमेंट होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, मतलब वो भी उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसलिए फिर 2013 में एक कानून भी लेके आए, कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लेकर आए, 2013 का कानून है। देखिएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है। ठीक है। अब देखो विद्यार्थी, ये तो बात होगी किसकी, आर्टिकल 21 की। इसमें है ना एक शिक्षा का अधिकार की बात भी कर रखी थी, इसमें आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार भी है। और आर्टिकल 21 क्लोज क बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और जब 86वां अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ना केवल भाग 3 में परिवर्तन हुआ बल्कि 4 में भी परिवर्तन हुआ और 4A में भी परिवर्तन हुआ। 3 जगह परिवर्तन होता है। एक आर्टिकल जोड़ा जाएगा, पहले एक अमेंडमेंट होगा भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट करेंगे और उस अमेंडमेंट का नाम होगा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में होगा। कब होगा? 2002 में। और ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा से संबंधित होने की वजह से इसमें 3 जगह परिवर्तन किया गया। एक तो भाग 3 में परिवर्तन होगा। किसमें? भाग 3 में। भाग 3 में क्या परिवर्तन करेंगे? भाग 3 में परिवर्तन करेंगे, एक आर्टिकल जोड़ेंगे 21 क्लोज का है, 21 क्लोज ए। कौन सा? 21 क्लोज ए आर्टिकल जोड़ेंगे। और एक करेंगे भाग 4 में परिवर्तन। किसमें? भाग 4 में परिवर्तन करेंगे, अनुच्छेद 45 में। इसमें करेंगे, अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करेंगे। और एक करेंगे भाग 4A में, या क्या बोल सकते हो इसको। और इसमें एक 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी, 11वें नंबर की। तो 11 पे देखना अंग्रेजी के अनुसार क्या आएगा।
देखो भाग तो कौन सा है, 4 का है, और इसमें एक आर्टिकल आता है 51 क्लोज 1। 51 क्लोज 1 का 11वें नंबर पे कौन सा आता है, 11वें नंबर पे। हाँ तो देख लेना भाई, 11वें नंबर पे जोड़ा गया। और हिंदी में क्या आएगा, 51 क्लोज 1 क्लोज है आएगा। तो 51 क्लोज 1 टै जोड़ा गया, ध्यान रखना। 3 जगह अमेंडमेंट होगा, लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग 3 पढ़ रहे हैं, तो 21 का ही जोड़ लेते हैं। लिखो अनुच्छेद 21 का है। लिख लिया, 21 का लिखना आप, ये वाला अनुच्छेद 21 का लिखिएगा। इस अनुच्छेद को 86वां संविधान संशोधन 86, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और भारतीय संविधान के कौन से भाग में, देखिएगा इस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित अधिकारों को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित, किससे, शिक्षा से संबंधित अधिकारों को जोड़ा गया। नोट, छियासीवें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में संशोधन हुआ। निम्नलिखित में संशोधन हुआ। निम्नलिखित में संशोधन हुआ। पहला पॉइंट लिखो, मूल अधिकारों ब्रैकेट में भाग 3 ब्रैकेट बंद में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट डालो, नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों और नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं, भाग 4 में। ब्रैकेट में लिखो भाग 4, नीति निर्देशक तत्व ब्रैकेट में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में, के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। लिख लिया, 45 में संशोधन किया गया। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, मूल कर्तव्य ब्रैकेट में भाग 4 ए ब्रैकेट बंद में अनुच्छेद 51 क्लोज 1 क्लोज के और इंग्लिश में लिखो, इस हिंदी में लिखो क्या आएगा, ट जोड़ा गया। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 क्लोज का ए में ऐसे लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष, कितने
6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है कि 6 वर्ष, कौन सा, 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको आंगनबाड़ी में जो भेजते हैं ना, उनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और भाग 4 क्लोज ए का जो आर्टिकल 51 क्लोज टी, तो इसमें लिखा हुआ है अभिभावकों का कर्तव्य बनता है, किसका? अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कराएं। यहाँ पे अभिभावकों का कर्तव्य बताया है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो होते हैं ना, देखो 3 टॉपिक होते हैं इसमें। एक तो होता है मूल अधिकार, क्या होते हैं? मूल अधिकार। और एक होता है नीति निर्देशक तत्व, क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व। और एक होते हैं मूल कर्तव्य, क्या होते हैं? मूल कर्तव्य। तो ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये व्यक्ति के लिए होते हैं। इसके कर्तव्य होते हैं, ये व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये एक प्रकार से सरकार के कर्तव्य क्या है? सरकार के कर्तव्य। सरकार को उन कार्यों का अनुसरण करना चाहिए, मतलब सरकार से एक अपेक्षा की जाती है कि आप इन इन कार्यों को करो। और ये जो मूल कर्तव्य है, इसमें व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि आप ये काम करो। और ये थोड़ा अलग हो जाता है मूल अधिकार। उसके अलावा ये दोनों ही वाद योग्य नहीं है, ये भी वाद योग्य नहीं है, ये भी वाद योग्य नहीं है। माना कि कोई व्यक्ति नहीं कर पाता इनका अनुसरण किसी कारणवश, तो उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को भी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन मूल अधिकारों का अगर हनन हो जाता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, वाद योग्य है। लिख लिया आप लोगों ने? अगला फैक्ट लिखो। तो अनुच्छेद 21 क्लोज 1 किसकी स्वतंत्रता की बात करता है? शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करता है। लिख लो अगर नहीं लिखा हो तो, कहीं भी नहीं लिखा है कि 21 क्लोज 1 में कहीं भी है? लिख लिया ना पहली लाइन? क्या लिखिए? अब देखो, अब विद्यार्थियों ये अमेंडमेंट तो कर दिया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, लेकिन उसके बाद में भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में एक एक्ट बना दिया। क्या बना दिया? एक्ट बना दिया। और उस एक्ट का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन सा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कब का कानून है ये? 2009 का। और ये लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू होता है? कई बार पूछा जाता है आरटीई का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट है। पहली बात तो कब का कानून है? 2009 का। लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को लागू है। और ये काम क्या करता है? बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है एजुकेशन से संबंधित। इसमें सारे प्रावधान कर रखे हैं। कोई भी टीचर अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, कोई भी टीचर बच्चों के मार नहीं सकता। ये सारी बातें है ना, जो छोटा छोटा कड़े कड़े पढ़ने जाते हैं आजकल स्कूलों में, उनको नहीं पढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहले क्या होता था, मास्टर पीटते थे तो बच्चे के लग जाती थी। तो फिर सरकार ने सोचा इन मास्टरों को कैसे रोका जाए, तो मास्टर को इतना भयंकर रोक दिया कि वो पढ़ा ही नहीं पाते उन बच्चों को। हकीकत तो ये है, हमारे आने वाले समय में एजुकेशन छोटे लेवल पे इतनी ज़्यादा गिर जाएगी जो पूछना मत। चलो शहर के तो क्या माता पिता वगैरह थोड़े एक्टिव रहते हैं इसलिए कर लेते हैं, लेकिन गाँव में आज भी माता पिता को कोई मतलब नहीं, संतान केवल पैदा कर दी, स्कूल में भेज दी, स्कूल वाला की जिम्मेदारी। स्कूल वाला ना तो उसको मार सकता, ना डांट सकता, ना होमवर्क करा सकता है। और ज़्यादा करेगा तो वो घर पे जाके कह देगा आज मैडम ने मुझे मारा। मैडम उसके दर्द चाहे किसी दूसरी वजह से हो रहा, वो गिर गया, उसके यार दोस्तों ने धक्का दे दिया और वो गिर गया, और अगर जाके उसकी मम्मी को जाके कह देगा कि मैडम ने मेरा चाटा मारा इसलिए दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पर, अब उसकी माँ को तो गुस्सा आएगा ही। आपको पता है अपना जो भी बेटा है, चाहे वो काला हो पीला हो कैसा भी हो, लेकिन माँ का बेटा तो बेटा ही होता है। अब वो जाए या तो स्कूल में जाएगी झगड़ा करने के लिए, या 2-4 को लेकर थाने पे पहुंच जाएगी है। तो उस मैडम के खिलाफ वो शिकायत कर देगी। मैडम आसपास की होगी या कहीं की भी होगी, मैडम का ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे 2-4 घटना घटित होगी तो कौन ध्यान देगा बताओ? आप मास्टर क्यों ध्यान देंगे? बच्चे पढ़े तो बढ़िया, नहीं पढ़े तो और बढ़िया। लेकिन हाँ, ये कानून सही भी है तो गलत भी है। कानून जब भी होते हैं दोनों परिणाम उसके निकलते हैं, अच्छे परिणाम भी होते हैं। कई लोग सही भी मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन अपने समय में, हमारे समय में तो कोई मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं था। हमारे समय में तो यही मनोवैज्ञानिक तरीका था, एक बढ़िया सी एक डंडा रखते थे, नीम की कामड़ी रखते थे, अलग अलग लेके आते थे वो भी। अब क्या, जैसे मास्टर पढ़ाने आते गांव में दूर से, तो रास्ते में उनको लकड़ी तो मिल ही जाती कहीं भी, वो लेके आते गीली गीली बढ़िया लचकदार रही हूँ। हाँ, वो छाया में तो तोड़ के उसके नीचे ठोकने लग जाते।
पहले तो मंजन कर लेते आधे से, तो वो, और फिर जो बच जाती उससे ठोक और देते। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा लास्ट पॉइंट? लिखिएगा, एक नोट डाल लो, आरटी एक्ट, आरटीई एक्ट। पूरा नाम लिखो इसका, आरटीई एक्ट, एसीटी, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जरूर लिखना। हिंदी में इसका पूरा नाम लिखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य, दो बिंदु याद रखना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009, अधिनियम 2009। लिख लिया? लिखो, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। हो गया विद्यार्थियों? इसी के साथ आर्टिकल 21 क्या हो जाता है आपका? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 22 के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।